कुछ मिनट बीत चुके थे और पूरे रूम में बस एक भारी खामोशी थी। हर कोई चुप था और उस खामोशी में एक अजीब सी टेंशन भरती जा रही थी। डोलोरेस ने एक बार फिर विकर और ट्यूडर से वही सवाल दोहराया, तुम्हें सच में लगता है कि नाइट हाउंड एक अच्छा इंसान नहीं है? सांचो, जिसने अपने हाथ सीने पर क्रॉस कर रखे थे, और ट्यूडर, जो बड़े आराम से अपनी गर्दन के पीछे हाथ टिकाए बैठा था, दोनों थोड़े चौंके। पसीना उनकी कनपटी से टपकने लगा। किसी को समझ नहीं आया कि यह सवाल वो दोबारा क्यों पूछ रही है। विकर वही शांत बैठा रहा, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक ठंडी सी चुप्पी। विकी, जो उसके पास बैठा था, घबरा गया। ये अच्छा नहीं हो रहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। डोलोरेस का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया और उसने विकर की ओर देखते हुए पूछा, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि नाइट हाउंड बुरा है? जवाब दो विकर। विकर के चेहरे पर एक पसीने की बूंद धीरे धीरे बहकर गाल तक आ गई, मगर उसकी जुबान अब भी बंद थी। ट्यूडर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अफसोस था। उसे एहसास हो गया था कि उसने कोई गलती कर दी। कई सेकंड गुजर गए और फिर डोलोरेस अचानक उठी। उसने दोनों हाथ टेबल पर रख दिए और आवाज में गुस्सा था, तुम कुछ बोल नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ दूसरों की बातों के दम पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम एक पत्रकार हैं, हमारा काम है सच्चाई बताना, न कि किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करना। ट्यूडर ने बीच में बात काटी। उसके चेहरे पर शांत भाव थे। लेकिन इंपीरियल गार्ड्स ने भी तो गवाही दी है। नाइट हाउंड ने ही ऑर्फनेज उड़ाया था और डायरेक्टर को मारा। डोलोरेस की नजर अब सीधी ट्यूडर पर थी। उसकी आंखों में सख्ती थी। वो सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट था। उनके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। वो ऑर्फनेज का एक हिस्सा याद कर रही थी, जहां मेटल स्टेयर्स से नीचे जाने पर एक तहखाना था। वहां दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे और वहां कुछ पुराने शव मिले थे, छोटे बच्चों के, लड़के और लड़की। सिंक्लेयर और हैना दोनों ने उसे हैरानी से देखा। उनकी आंखों में डिसबिलीफ था। कहीं कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। डोलोरेस की नजरें अब भी टिकी थी। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, आत्मविश्वास। उसी ऑर्फनेज को उसका परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी वो न्यूट्रल बनी रही। किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतने काल्म और अनबायस्ड तरीके से ये केस हैंडल करेगी। वो एन्ना की तरफ मुड़ी और बोली, ये आर्टिकल एक एक शब्द सोच समझ कर लिखा जाएगा, पूरी तरह ऑब्जेक्टिविटी के साथ। एन्ना थोड़ा घबरा गई। उसने एक हाथ साइड में फैलाया और धीमी आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमें आर्टिकल में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, डोलोरेस ने तुरंत जवाब दिया, अभी देर नहीं हुई। जब ये साफ हो जाएगा कि नाइट हाउंड ने ऐसा क्यों किया, तभी हम एक क्रिटिकल आर्टिकल पब्लिश करेंगे। वो जमीन की ओर देखने लगी। उसकी आंखें कुछ सोच रही थी, फिर धीरे से मुस्कुरा दी। अगर नाइट हाउंड वाकई बुरा है तो हम उसकी बकिया उधेड़ देंगे। विकर, जो अब तक चुपचाप बैठा था, जरा झुका, फिर अपना सिर उठाया और उसकी नजरें सीधी डोलोरेस पर जा टिकी। उसी पल क्लब का दरवाजा खुला। एक स्टूडेंट अंदर आया और डोलोरेस की ओर देखकर बोला, प्रोफेसर वेंसी, क्लब एडवाइजर तुम्हें बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम आर्टिकल दोबारा लिखें, ये साफ कहने के लिए कि नाइट हाउंड ही विलेन है। डोलोरेस ने अपना हाथ चेहरे पर रख लिया, आंखें बंद कर ली। ये प्रोफेसर हमेशा ट्रबल ही खड़ा करता है। उसने गहरी सांस ली और फिर दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। ट्यूडर, जो अब भी उस दरवाजे को देख रहा था, धीरे से बोला, क्लब प्रेसिडेंट बहुत डिटरमिन्ड लगती है। विकर ने जमीन की ओर देखा और फिर बोला, वो पहले भी ऐसी ही थी। ट्यूडर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक हल्की सी उलझन थी। कुछ पल बीते और विकर की आंखें बंद थी। उसके मन में बीते जीवन की एक छवि तैरने लगी। डोलोरेस, वही चेहरा, वही निगाहें, लेकिन एक और रूप में, एक वॉरियर सेंटेस के तौर पर, जो होली नाइट्स की अगुवाई कर रही थी। युद्ध का मैदान था, चारों तरफ चीख पुकार। खून से भीगे जमीन पर डोलोरेस ने एक हाथ से स्पेल तैयार किया और दूसरे हाथ को आगे बढ़ाकर चिल्लाई, सब आगे बढ़ो, फ्रंट लाइन मत टूटने देना। ज्यादातर रिलीजियस महिलाएं अब भ्रष्ट हो चुकी थी, लेकिन डोलोरेस, जब दो थके हुए नाइट्स को बैठे देखा, उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। तुम लोग क्या अपने आराम में एक और जान तक नहीं बचा सकते? और फिर एक और फ्लैशबैक। एक मॉन्स्टर प्रकट हुआ। डोलोरेस बिना डरे सीधे उसकी तरफ दौड़ी थी, जान की परवाह किए बगैर। विकर की बंद आंखों में हल्की मुस्कान उभरी। उस वक्त को याद करके एक गहरी इनर पीस उसके चेहरे पर आ गई। अगर कोई सच्चाई जानना चाहता है तो शायद मैं पूरी तरह विलन नहीं हूँ, उसने मन ही मन सोचा। दूसरी तरफ डोलोरेस और प्रोफेसर वेंसी के बीच हीटेड डिस्कशन चल रही थी। वेंसी चाहता था कि आर्टिकल दोबारा लिखा जाए और साफ साफ लिखा जाए कि नाइट हाउंड खलनायक है। डोलोरेस ने आंखें बंद की और अपना माथा हाथों में थाम लिया। ये आदमी हमेशा से ट्रबल मेकर रहा है और तय किया कि उसे फेस करना ही होगा। अगली सुबह एकेडमी का लाउड स्पीकर गूंजा। 6 बजे सब स्टूडेंट्स उठ जाए। पिगी, जो पूरी रात पत्थर की तरह सोया था, आखिरकार आंखें खोलता है। बहुत ही उनींदा सा चेहरा। विकर, जो पहले ही उठ चुका था, एक्सरसाइज कर रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। पिगी ने आंखें मसलते हुए जवाब दिया, गुड मॉर्निंग। एकेडमी में सबको सुबह 6 बजे तक उठना पड़ता था। एक्सरसाइज एरिया में सभी स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठा हुए। इंस्ट्रक्टर की लीड में वार्म अप शुरू हुआ। दौड़, स्ट्रेचिंग और फिर हल्की फुल्की रन के बाद सब अपनी अपनी राह चले। पिगी, जो थक चुका था, विकर के साथ चल रहा था, आंखें बंद करके लंबी सांस ली। कसम से
ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता अगर मैं सुबह सोने देता खुद को, पूरी ने समझाया। बॉडी को मूव करने से ही माइंड एक्टिव होता है, पिगी ने मुंह बनाकर जवाब दिया। तू मत समझा यार। पीछे सैंचो और ट्यूडर चल रहे थे। ट्यूडर ने वेकर को देखते हुए टीजिंग अंदाज में पूछा, ब्रो एम्पैथी जरा बढ़ाओ, लड़की कैसे फंसेगी वरना। पिगी ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, हे मैं एम्पैथिक हूँ। ट्यूडर ने जेब में हाथ डाला, विकोर की ओर मुड़ते हुए बोला, इस वीकेंड फ्री है कोई, चलो शहर चलते हैं, फन करते हैं। पिगी को सुनकर खुशी हुई। वहाँ एक किताब है जो मुझे लेनी है, सांचो बोला। सिटी में एक रेस्टोरेंट है, बहुत दिन से ट्राई करना है। वाइकोर चुपचाप चल रहा था। ट्यूडर ने फिर पूछा, तू भी फ्री है ना वीकेंड में? विकोर ट्रांस से बाहर आया और शांत आवाज में बोला, वीकेंड में मुझे वॉलंटियर करनी है। सांचो थोड़ा हैरान हुआ, वॉलंटियर हर वीकेंड? पिगी ने अपनी गर्दन सहलाई और सोचा, वाइकोर के पास हर चीज का डिडक्शन होता है। ट्यूडर हंसने लगा। फिर से वो प्रोफेसर वेंसीमोर वो उसे टीज कर रहा था। विकोर कुछ भी ना करते हुए भी हमेशा उसके निशाने पर होता। विकोर ने चुपचाप मुड़कर पीठ कर ली और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। ट्यूडर ने उसे जाते हुए देखा और कुछ सेकंड बाद बोला, वॉलंटियरिंग सुनने में मजेदार लगता है। पिगी ने सोचा, हमारा दोस्त अकेले क्यों जाए? सांचो ने भी अग्री किया, जितने ज्यादा लोग उतना मजा। ट्यूडर ने ठुड्डी पकड़कर सोचा, शायद इसके लायक है। सैंचो थोड़ा हैरान हुआ, वॉलंटियर करता है हर वीकेंड? विकोर धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा था। पिगी भी उसे फॉलो करने लगा। विकोर के आसपास रहने से पिगी को अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, जैसे कोई बड़ा भाई हो। सांचो ने सॉफ्टली कहा, ये बहुत चुप रहता है लेकिन इसकी प्रेजेंस में कुछ बात है। मर्सिनरी लाइफ में सांचो ने कई ऐसे लोग देखे थे जो बिना बोले ही लीड करते थे। विकोर उन्हीं में से एक था। पिगी जो विकोर के ठीक पीछे चल रहा था, अनजाने में मुस्कुराने लगा। विकोर अमेजिंग है, उसकी प्रेजेंस में एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ट्यूडर और सांचो दोनों अब विकोर और पिगी के साथ चलने लगे। तभी एक लड़का दो लड़कियों के साथ उनके पास से गुजरा। पिगी का ध्यान गया। ट्यूडर जो फिजिकली बहुत इम्पोजिंग था, डॉन कोटे के नाम से जानी जाने वाली फैमिली से, सांचो नॉर्थ गिल्ड से आए एक ट्रांसफर मर्सिनरी, और अब ये दोनों पावरफुल लोग विकर के साथ चल रहे हैं। पिगी ने सोचा, विकोर सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो काइंड भी है। मुझे वेलकम पार्टी में बचाया था, पढ़ाई और ट्रेनिंग में भी परफेक्ट है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, विकोर के करीब आया और अनजाने में फिर से मुस्कुरा दिया। जब मैं इसके पास होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी विकोर ने अचानक गर्दन घुमाई और उसकी आंखों में एक तीखी डरावनी रेज चमक उठी। पिगी के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखें वाइडेंड, सांस थम सी गई। उसी वक्त जो लड़का दो लड़कियों के साथ था, उसके चारों तरफ एक ग्रीन सिनिस्टर ऑरा फैलने लगी जो धीरे धीरे पूरे हॉलवे में फैल रही थी। विकोर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर चुपचाप दूर चलने लगा। पिगी ने कुछ महसूस किया। विकोर की नजरें अब उस लड़के पर गड़ी थी। विकोर ने धीमी आवाज में पूछा, तू इस लड़के को जानता है? पिगी थोड़ा चौंका। वो हाँ, वो इस एकेडमी का सबसे हैंडसम लड़का है। उसका नाम है बेन कुडाक, सॉफ्टमोर ईयर का है। विकोर की आंखों में अचानक एक मर्डरस ग्लिंट चमक उठी। उसने अपने दांत भींच लिए। यही वही मोरा है जो 10 एलीट कॉर्प्सेस में थी। उसने मन ही मन सोचा, किसे पता था ये मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से सोसाइटी में घुल मिल गए हैं। बेन कॉर्नर की तरफ मुड़ा और विकोर के ग्रुप ने भी उसकी तरफ देखा। विकोर सोच में था, अटैक करूं अभी, लेकिन कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी, फ्यूचर हीरोज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सांचो, पिगी और ट्यूडर उसकी तरफ देखने लगे। हे विकोर, सब ठीक है? विकोर की नजरें अभी भी बेन पर टिकी थी। उसने एक्ट करते हुए कहा, मैं ठीक नहीं, थोड़ा रेस्ट लेना है। वो बेन के पीछे चलने लगा, इंटेल गैदर करने के इरादे से। उसी पल उसने अपनी दूसरी स्लॉट स्किल एक्टिवेट की, साइलेंट हील मसासु एपल्स रैंक। विकोर ने अपने चश्मे उतारे। चेहरा काम था लेकिन अंदर डिटर्मिनेशन आग की तरह धधक रहा था। उसी वक्त डोलोरेस सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने विकोर को देखा और उसकी आंखें वाइड हो गई। ओह माय गॉड, इतना हैंडसम कौन है? वो चिल्लाई और उसका बैलेंस बिगड़ गया। डोलोरेस नीचे गिर गई। विकोर तुरंत आगे बढ़ा। उसने चश्मे उतारे और उसकी मदद करने के लिए झुका। ट्यूडर और बाकी सब दौड़े। आर यू ओके? ट्यूडर ने विकोर के कंधे पर हाथ रखा। तुरंत माफी मांगो, उसने सख्ती से कहा। विकोर ने सिर झुकाया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको चोट लगी। उसके चेहरे पर सिंसियर रिग्रेट था। सांचो ने डोलोरेस को उठाया। उसने हंसते हुए कहा, इट्स ओके, मेरी गलती भी थी, तुम इतने मस्कुलर हो, मुझे लगा किसी दीवार से टकरा गई। विकोर ने फिर से अपने ग्लासेस पहने और नजरें फेर ली। डोलोरेस ने उसे ऑब्जर्व किया। इसकी प्रेजेंस मैंने महसूस तक नहीं की। ये है कौन? उसके मन में हलचल शुरू हो गई। विकोर ने नीचे देखा, हॉलवे में लोग बहुत थे। अब अटैक करना ठीक नहीं था, प्लान डिले करना पड़ेगा। विकोर चुपचाप सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा काम था लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी चमक रही थी। उधर बेन दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में लिए एक सुनसान और अंधेरे रास्ते की तरफ ले जा रहा था। लड़कियां उसकी मुस्कुराहट से काफी इंप्रेस लग रही थी, पर वो नहीं जानती थी कि उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक बेन रुक गया। उसने एक ठंडी सांस ली और बोला, मुझे कुछ बुरा बताना है। लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई लेकिन ध्यान से सुनने लगी। बेन ने धीरे से कहा, हाल ही में एक लड़का आया है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है। उसकी वजह से मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा। उसकी बात सुनकर वो लड़कियां चौंक गई। सिर पर बैंगनी बालों वाली लड़की बोली, वो कौन है? मैं उसे माफ नहीं करने वाली। बेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानने ही वाला था कि वो कौन है, लेकिन मुझसे गलती से स्कूल यूनिफॉर्म पहना गया। मुझे भागना पड़ा, वरना मैं देख चुका होता कि वो एकेडमी का स्टूडेंट था। नीले बालों वाली लड़की ने तुरंत कहा, डोंट वरी, अगर वो लड़का एकेडमी आया तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम दोनों का दिल तुम्हारे चेहरे जितना ही खूबसूरत है।
लेकिन अचानक उसने दोनों लड़कियों के चेहरे पर हाथ रख दिया। उनके चेहरों पर शॉक और डर फ्रीज हो गया। बेन की आंखों के सामने एक और तस्वीर उभरने लगी। उसे याद आया एक मास्क्ड लड़का, पेंडेमिक मास्क पहने हुए, जो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो जानता था विकोर एक हाई रैंक ग्रेजुएट की तरह ताकतवर था। उसे बिल्कुल यकीन था कि विकोर उस एक्सप्लोजन में मरा नहीं था। धीरे धीरे लड़कियों के चेहरे बदलने लगे। उनकी आंखों में हॉरर था। बेन को समझ में आने लगा नाइट हाउंड उन जगहों पर हमला कर रहा था जहां वो कभी खाने गया था। मतलब उस लड़के को डीमन की मौजूदगी महसूस हो रही थी और अब उसने उसके ही पीछे कदम बढ़ा दिए थे। बेन की मुस्कुराहट गहरी होती गई। उसकी हरी आंखें चमकने लगी और फिर उसने दोनों लड़कियों को खा लिया। उसके चेहरे पर एक लड़की का डरा हुआ चेहरा उभर आया। वो मदद के लिए चीख रही थी। उसकी आंखें कांप रही थी। बेन की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने एक नाम धीरे से बुदबुदाया, एंड्रोमालियस। वो समझ चुका था नाइट हाउंड का एंड्रोमालियस की मौत से कोई कनेक्शन है और तभी उसने अपना असली नाम रिवील किया, दंटालियन, द 9th कॉर्प्स फ्रॉम द डीमंस 10 एलीट कॉर्प्सेस। अगली सुबह विकोर जर्नलिज्म क्लब लौट चुका था। बाकी लोग भी साथ थे पर उसका चेहरा देखकर कोई भी समझ सकता था उसका मन इस वक्त यहाँ नहीं था। उसकी आंखें कहीं और देख रही थी, किसी और की तलाश में। दंटालियन, वो मॉन्स्टर जो अब बेन नाम से एक छात्र का रूप ले चुका था। क्लब में एक अजीब सी बेचैनी थी। पूरे एकेडमी में होने वाली खतरनाक घटनाओं की खबरें यहाँ तक पहुंच चुकी थी। सब आपस में बातें कर रहे थे। विकोर बस चुपचाप बैठा था। उसकी उंगलियां रिपोर्ट के किनारे पर थीं और दिमाग पूरी तरह छाया में डूबा हुआ। उसकी बगल में ट्यूडर और बियांका बैठे थे। उनकी हथेलियां और टेबल पर रखी ढेर सारी रिपोर्ट्स के ऊपर थी। दोनों गंभीरता से पढ़ रहे थे। इसी बीच ऐना सामने आई। उसने टेबल पर हाथ रखे और कहा, मैंने एकेडमी के अंदर और बाहर की सभी घटनाएं कंपाइल कर ली। अब जब क्लब में लोग कम हैं तो नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को इन एक्टिविटीज में हाथ बटाना होगा। ट्यूडर को रिपोर्ट्स की क्वांटिटी देखकर थोड़ी हैरानी हुई। बियांका और विकोर फिर भी शांत रहे। डोलोरेस भी वहीं थी। वो एक रिपोर्ट को इतने ध्यान से पढ़ रही थी कि बाहर की आवाजें जैसे बंद हो गई। ऐना ने सबकी तरफ देखा और सीधा आदेश दे दिया, हर कोई एक रिपोर्ट उठाए, उसे इन्वेस्टिगेट करे और उस पर एक आर्टिकल बनाकर लाए। पिगी ने कांपते हुए एक रिपोर्ट उठाई और उसकी आंखों में डर भर गया। ये उसका पहला आर्टिकल होने वाला था। बियांका ने 2 रिपोर्ट्स उठाई। पढ़ते हुए उसका एक्सप्रेशन काम था, लेकिन वो समझ चुकी थी कुछ बहुत अजीब हो रहा है। इंसिडेंट्स का जिक्र शुरू हुआ। एक रिपोर्ट में कहा गया, टेररिस्ट ने घोषणा की है कि वो वेनर रिवर को झड़ देगा। कैपिटल रॉक की इंपीरियल फोर्सेस इन्वेस्टिगेशन में जुटी थी। दूसरी रिपोर्ट, एक हैंडसम थिएटर एक्टर का अचानक डिसअपीयरेंस। माना जा रहा था कि किसी फैनेटिक ने उसे किडनैप कर लिया। तीसरी घटना, एक रिच फैमिली का मुखिया गायब, कोई ट्रेस नहीं मिला। चौथी रिपोर्ट का नाम था, डोंट आस्क क्वेश्चंस ऑन द स्ट्रीट। एक आदमी ने कई लोगों पर हमला किया था, लेकिन वो चीखता रहा, मेरा चेहरा बदल दिया गया है, मैंने कुछ नहीं किया। और फिर वेंजर में अचानक डिसअपीयरेंसेस की लहर। लोग विस्पर कर रहे थे, क्या ये नाइट हाउंड का काम है? विकर ने ध्यान से हर रिपोर्ट पढ़ा, लेकिन तभी एक रिपोर्ट पर उसकी निगाहें ठहर गईं। टाइटल था, केस ऑफ डिसअपीयरेंस विद इन द एकेडमी। 3 स्टूडेंट्स एक साथ गायब हो गए थे। लोगों ने कहा शायद ये तीनों साथ भाग गए किसी लव स्टोरी की वजह से। पर जैसे ही वाइकोर ने रिपोर्ट उठाई, उसके दांत कस गए, आंखें गुस्से से लाल हो उठी। रिपोर्ट पर एक तस्वीर थी, बेन की, सेम बास्टर्ड, दंटालियन, द 9th कॉर्प्स। विकोर जानता था वो डीमन कॉर्प्स का हिस्सा है और वो अब एकेडमी के अंदर था। रात हो चुकी थी। पूरा शहर चांद की रोशनी में डूबा हुआ था। एक मिडिल क्लास कॉलोनी के एक छोटे से घर में एक हस्बैंड और वाइफ आराम से सो रहे थे, लेकिन तभी पति की आंखें खुली। वो छत की तरफ देखने लगा, बिना किसी एक्सप्रेशन के, बस एक अजीब सी खाली निगाह। कुछ सेकंड्स बाद वो चुपचाप रजाई हटाकर बैठ गया। अपर फ्लोर पर एक वुडन खिड़की थी। बाहर स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। वो आदमी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा और ऊपर जाकर सोफे पर बैठ गया। धीरे धीरे उसने जमीन की तरफ देखा और फिर एकाएक उसकी पुतलियां हरे रंग की हो गई, बिल्कुल एक डीमन की तरह। और फिर उसके सामने अचानक कई मास्क्ड डीमंस प्रकट हो गए। एक का नाम था एफिबो, एक डीमन टाई पहने हुए था। एक के हाथ में जायंट कैंचियां थी और एक डीमन लाल बालों वाली औरत थी जो पूरे एरोगेंस से खड़ी थी। वो आदमी जो अब डीमन की तरह लग रहा था धीरे से बोला, क्या तुमने उस प्लेग मास्क वाले के बारे में कुछ पता लगाया है? एफिबो, वो शख्स जो अब तक चुपचाप खड़ा था, असल में डेंटालियन का सबऑर्डिनेट है, 9th कॉर्प्स का सबसे वफादार शिकार करने वाला। वो धीरे से कुछ बुदबुदाने लगा, डिमोनिक टंग में हर लफ्ज जैसे हवा को चीर रहा। उसके बगल में खड़ी थी एक औरत, नाम था जेरोंटो। वो भी डेंटालियन की ही फॉलोवर थी। जेरोंटो कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखें गहराई में डूबी रहीं, जैसे वो हर शब्द को निगल रही। फिर सामने खड़ा वो डेमन जिसके हाथ में जायंट स्काइजर्स थी, उसने बोलना शुरू किया। उसका नाम था हेवे। और आखिर में टाई पहने हुए वो आदमी फेडो। इन सब के बीच में वो आदमी जो चेयर पर बैठा था धीरे से अपनी ठुड्डी के नीचे हाथ ले गया और गहराई से सोचने लगा। वो कोई और नहीं, खुद डेंटालियन था, 9th कॉर्प्स, प्लेग मास्क। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो शख्स बहुत सतर्क है, जब से हमला किया दोबारा दिखाई नहीं। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां, चारों उंगलियां अचानक इंसानी चेहरों में बदल गई। वो चेहरे जिनके साथ उसने अपनी भूख मिटाई थी, उन्हें देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अब इससे बचा नहीं जा सकता, उसने ठंडे स्वर में कहा। और अगले ही पल उसने अपनी चारों उंगलियां अपने सबऑर्डिनेट्स की तरफ तानी। 4
घातक शॉट्स निकले जो सीधे जाकर डीमंस के चेहरों से टकराए। उन चेहरों में बदलते हुए उनकी शक्ल इंसानों जैसी हो गई। अब ये डीमंस पूरी तरह इंसान जैसे लग रहे थे। अब वो बिना शक के शहर में घूम सकते थे। मास्क पहनने की भी जरूरत नहीं थी। डंटेलियन ने आदेश दिया, जाओ उन इलाकों में जहाँ रोशनी ज्यादा है और ढूंढो उस प्लेग मास्क वाले को। उसी वक्त दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसकी बीवी थी, आधी नींद में, चेहरे पर हैरानी, आंखें बड़ी, हाथ मुंह पर। इतनी सुबह उठे हुए हो, ये लोग कौन है? वो धीरे से बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। डंटेलियन ने बस उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला। वो बस उसे देखता रहा जैसे उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो। कुछ सेकंड्स बाद उसने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। और तभी फेडो पीछे से उसकी बीवी के पास आया, अपने हथियार का ब्लेड उसकी गर्दन पर रखा और एकदम ठंडी बेरहम आंखों से उसे घूरने लगा। डंटेलियन ने शांत स्वर में कहा, चेहरा मत छूना। वो औरत कुछ समझ ही नहीं पाई। उसकी आंखें अब डर से भर चुकी थी। और फिर फेडो ने धीरे से उसका गला रेत दिया। लहू चारों तरफ बिखर गया, सर जमीन पर गिरा, आंखें अब भी खुली थी, आंसुओं से भरी हुई। प्लान टूट चुका था। एंड्रोमेलियस की मौत और प्लेग मास्क की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया था। डंटेलियन ने अपना चेहरा पकड़ा और उसे बाकी चेहरों के साथ मर्ज कर दिया। वो गुस्से से कांप रहा था। उसकी हेयर स्टाइल बदल गई। अब वो एक अलग शक्ल में बदल चुका था। एफिबो, चलो हमें उससे मिलना है। एफिबो ने उसे देखा, नया चेहरा, एक हैंडसम इंसान जैसा। एफिबो हैरान रह गया। ये इंसान अब किसी होली प्रीचर जैसा लग रहा था। कुछ घंटे बाद वो प्रीस्ट के कपड़ों में तैयार होकर एक चर्च पहुंचा। छत पर एक कैंडल लैंप चल रहा था। डंटेलियन ने अपनी आंखें बंद की और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान ला दी। तभी एक औरत अंदर आई, सेंटेस डोलोरेस। उसने डंटेलियन की तरफ देखा। सर क्विल्टी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? डंटेलियन ने पेट पर हाथ रखा और उसी मुस्कान के साथ कहा। इतनी सुंदर सेंटेस को सामने देखकर मुस्कान रोकना मुश्किल है। सेंटेस ने आंखों में गहराई के साथ उसे घूरा। मैं मजाक सुनने नहीं आई। मर्डर और डिसअपीयरेंसेस बढ़ गए हैं, मैं उन्हें कवर करने में लगी। डंटेलियन ने झूठा कंसर्न दिखाते हुए कहा, एकेडमी क्लब की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई हैं। बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। उसके चेहरे पर वही जानी पहचानी नरमी से भरी मुस्कान लौट आई थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक शैतान हंस रहा था, क्योंकि इन सारे डिसअपीयरेंसेस और मर्डर्स का असली गुनहगार खुद वो था। सेंटेस स्टुअर्ट्स यानी डोलोरेस उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखती रही, पर कुछ बोली नहीं। क्विल्टी लन इंडुला फैमिली का मुखिया, जो खुद कोवेट्स की कोलैटरल ब्लड लाइन से आता था, इस वक्त ऑर्फनेजेस, मॉनेस्ट्रीज और हॉस्पिटल्स में वॉलंटियरिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहे थे, बिल्कुल एक आदर्श नागरिक की तरह। लेकिन सच्चाई, ये लोग रिच सिनर्स को बचाने वाला एग्जेम्पशन सिस्टम सपोर्ट कर रहे थे। डोलोरेस जानती थी ये आदमी दोहरा चेहरा लिए हुए है। डंटेलियन धीरे से उसके पास आया, मुस्कान ली, लेकिन चालाकी आंखों में छुपाए हुए। क्या जरूरत थी मुझसे बात करने की, सेंटेस? डोलोरेस ने उसकी तरफ देखा गहरी गंभीर निगाहों से और फिर अपना हाथ एक तरफ फैलाकर बोली, मैं एग्जेम्पशन सिस्टम को बंद करने की दरख्वास्त लेकर आई, क्योंकि ये गलत है किसी को सिर्फ इसलिए सभी पापों से बरी करना क्योंकि वो अमीर है। ये न्याय नहीं है। डंटेलियन की आंखें चौड़ी हो गईं, पर उसके चेहरे पर अब भी एक शांत भाव था। इसमें क्या गलत है? उसने धीमे से कहा। चर्च की ये नीति तो सदियों से है। बहुत बड़ा दान देना क्या सजा से कम है? डोलोरेस ने उसकी बात नहीं मानी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और मजबूती से कहा, पाप वो चीज है जो इंसान को खुद ईश्वर के सामने कबूल करनी पड़ती है। माफी तभी मिलती है जब इंसान सही सजा भुगत चुका हो। एग्जेम्पशन सिस्टम जिन लोगों को बचा रहा है उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। ये सुनते ही डंटेलियन एक पल के लिए चुप रह गया। उसका चेहरा जैसे किसी ने तमाचा मार दिया। कुछ सेकंड्स तक बस सन्नाटा। फिर उसने अपना मुंह बंद किया, अपने पेट पर हाथ रखा, पीछे मुड़ा और बोला, मैं तो सिर्फ चर्च की शिक्षाओं का पालन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें शिकायत है तो अपने पापा से बात करो, कार्डिनल से। और वैसे भी आज एकेडमी के स्टूडेंट्स वॉलंटियरिंग के लिए आने वाले हैं। कोवेट्स के जूनियर्स के सामने ऐसा झगड़ा शोभा नहीं देता। डोलोरेस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे मुड़ी, शांत निगाहों से देखा और बोली, ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं जब इस बारे में और खुलकर बात की जा सके। जैसे ही वो चर्च से बाहर निकली, डंटेलियन ने अपना चेहरा हाथ से ढका और उसकी आंखें एक बार फिर डीमन में बदल गई। उसकी नजरों में एक अजीब सी प्यास थी। वो उस लड़की को घूर रहा था। ये बेहद खूबसूरत है, उसने अंदर ही अंदर सोचा। उसके चेहरे पर नसें उभर आई, वो दांत पीसने लगा, खून बहने लगा। उसका मन कर रहा था उसकी शक्ल को अभी के अभी कलेक्ट कर ले, पर अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया था। उसने अपनी बाहें खुद के चारों ओर लपेटी और कांपने लगा। उस पल की तड़प जब केओस इस दुनिया में पूरी तरह उतर आएगा। उसकी पीठ के पीछे एक डिमोनिक आई प्रकट हुआ। हमें दरवाजा खोलना ही होगा। जितनी जल्दी केओस उतरे उतना बेहतर। कुछ घंटों बाद जूतों की आवाज गूंजी। विकर, हमारा लड़का, ऑर्फनेज के सामने खड़ा था। वही ऑर्फनेज जिसे सिंडी वेंडी ने डंटेलियन की किताबें पढ़कर ट्रेस किया था। वो जानता था ये जगह 10 एलीट कॉर्प्स से जुड़ी हो सकती है। ऑर्फनेज की दीवारों पर कोवेट्स का झंडा लहरा रहा था, और अगर डीमंस आयन ब्लड फैमिली और होली डिवाइन फैमिली में घुसे तो बाकी फैमिलीज भी सुरक्षित नहीं। एक्सप्लोजन नाइट के बाद ब्लड हाउंड की नजरों में वाइकोर आ गया था। अब वो वॉलंटियरिंग की आड़ में ऑर्फनेज और स्टूडेंट्स को धीरे धीरे ऑब्जर्व करना चाहता था। लेकिन तभी ट्यूडर, सांचो और पिगी आ पहुंचे, हंसते हुए मस्ती के मूड में। सांचो ने विकोर को गौर से देखा। पिगी और ट्यूडर दोनों ने ऑर्फनेज की तरफ देखा और थोड़े हैरान रह गए। ये वही ऑर्फनेज है जहां हम वॉलंटियर करने आए हैं? ट्यूडर ने विकोर की गर्दन पर हाथ रखा और हंसते हुए बोला, तेरे जैसे दोस्त की किस्मत देख, हम तेरे साथ आ गए। विकोर ने लंबी सांस ली, धीरे से बोला, मैंने तुमसे साथ आने को नहीं कहा था। वो चुप हो गया। उसकी आंखों में फिक्र थी, क्योंकि डोलोरेस की फैमिली इस ऑर्फनेज को चलाती थी और
डांटलियन इसका प्रीस्ट था। एकेडमी की 10 दिनों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। इन्हें कहा जाता था गोल्डन वेकेशन। ये छुट्टियां ईस्टर और लॉन चर्च की स्कूल एनिवर्सरी के कारण दी गई थी। ऊपर से वीकेंड भी आ गया था, तो हर स्टूडेंट अपनी अपनी दुनिया में खो गया। किसी ने इंपीरियल कैपिटल जाने का प्लान बनाया तो कोई अपने घर लौट गया। हर चेहरा खुशियों से भरा था, पर हर स्टूडेंट इस वेकेशन का लुत्फ नहीं उठा रहा था। इसी बीच विकर और उसके साथी ऑर्फनेज के अंदर दाखिल हो चुके थे। ट्यूडर ने मुस्कुराते हुए पीछे से कहा, तुझे हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए। छुट्टी लेने से मना करके हम भी लौट आए। विकर ने हल्का सिर झुकाया, शायद मन ही मन थैंक्स कहा। ट्यूडर जो सबसे पीछे चल रहा था, उसने चीयरफुली एक्सप्लेन किया, हमें भी अपनी वॉलंटियर आवर्स पूरी करनी है, इसलिए आ गए। सांचो हाथ सिर के पीछे टकाए, ट्यूडर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा दिया। अब अगर ये काम खत्म हो जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। पिगी जो विकर के साथ चल रहा था, 4 उंगलियां दिखाकर हंसते हुए बोला, मेरे लिए तो सब ठीक है, मुझे वॉलंटियरिंग पसंद है। विकर चुपचाप सबसे आगे चलता रहा, नीचे देखता हुआ। ऑर्फनेज वाकई भव्य था। छत से लटकते थे महंगे शैंडलियर्स, दीवारों पर कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां, बाहर की रोशनी अंदर बहकर आती थी और हर कोना सुनहरी चमक से भर जाता था। ट्यूडर ने चारों ओर देखा और हैरानी से पूछा, ये इंडुला ऑर्फनेज है? ये तो बाकियों से कहीं बड़ा है। पिगी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये राजधानी का सबसे बड़ा ऑर्फनेज है और इसका हेडमास्टर वही आदमी है जिसने ऑर्फन फाउंडेशन शुरू की थी। वो एकेडमी में एक्सटर्नल टीचर भी है। सांचो ने भौहें चढ़ाई, वो हेडमास्टर है कौन? पिगी ने बगल की दीवार की ओर इशारा किया, जहाँ एक पेंटिंग टंगी थी उसमें था क्विल्टीलान इंडुला मुस्कुराता हुआ। पर जो कोई नहीं जानता था वो ये कि ऑर्फनेज का असली हेडमास्टर था डंटेलियन। ट्यूडर और पिगी उस पेंटिंग के पास पहुंचे। पिगी ने समझाना शुरू किया, ये इंडुला फैमिली का मुखिया है जो क्वो वेट्स की माँ की साइड से जुड़ा हुआ है, काफी पॉपुलर है और लॉन चर्च में भी इसका काफी इन्फ्लुएंस है। धीरे धीरे वो लोग क्विल्टी और डोलोरेस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात करने लगे। रिलीजियस व्यू पॉइंट्स को लेकर दोनों में मतभेद थे। ट्यूडर ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, मुझे इन पारिवारिक लड़ाइयों से कोई लेना देना नहीं। पिगी जो बगल में खड़ा था बस पेंटिंग को देखता रहा, हल्की सी मुस्कान के साथ। वाइकर पीछे खड़ा रहा चुपचाप, पर उसकी आंखें संदेह से भर गई थी। ये वही आदमी है? उसके मन में सवाल उठे। धीरे धीरे सूरज की रोशनी पेंटिंग पर पड़ी और क्विल्टी का चेहरा चमक उठा। विकोर ने मन बना लिया, जल्द ही इस आदमी से मिलकर इसका असली चेहरा जानूंगा। कुछ घंटों बाद विकोर और बाकी वॉलंटियर स्टूडेंट्स मेन हॉल में पहुंचे। एक नन और एक मंक सामने आए, साथ में थे ऑर्फन किड्स, सफेद कपड़ों में, मासूम आंखों वाले। नन ने अपने हाथ पेट पर टिकाए और मुस्कुराते हुए कहा, हम चाहते हैं कि आप अगले 10 दिनों तक इन बच्चों के टीचर बने। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अगर आपने इन बच्चों का ध्यान दिल से रखा तो ये आपकी दया को कभी नहीं भूलेंगे। कृपया इनका ध्यान एक माँ बाप की तरह रखें। ट्यूडर, सांचो और पिगी थोड़े कंफ्यूज्ड हो गए, इधर उधर देखने लगे। उनके पास ही खड़ी थी बियांका और सिंक्लेयर। ट्यूडर ने घूरते हुए पूछा, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बियांका ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा, हम लोग भी वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं और असल में ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए। ट्यूडर ने हाथ फैला दी, आंखें बंद की और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, एक हीरो को अच्छा काम करने के लिए रीजन की जरूरत नहीं होती है ना। बियांका की आंखों में फिर से चिंगारियां जल उठी। फिर से हीरो वाली बातें शुरू करते वो चिढ़ गई, पर फिर उसने हंसते हुए कटाक्ष किया, एक्सपेक्टेड था, डॉन किहोते से और क्या उम्मीद की जा सकती है। उसी वक्त सिंक्लेयर पास आ गई। ऐसा यूं अचानक मिल जाना शायद ये किस्मत है, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। पिगी और विकोर दोनों की निगाहें अब उसी पर टिकी थी। सिंक्लेयर ने अपनी उंगलियां एक दूसरे से सटा ली और हल्के ब्लश के साथ विकर की तरफ देखा। कुछ पल को वो अपने आप में खो गई, फिर अचानक पैनिक में आकर आंखें बंद कर ली, हाथ बढ़ाया और बोली, हाय विकोर, बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, पर मुझे उम्मीद है हम अगले 10 दिनों में अच्छे दोस्त बने। पिगी जो पास खड़ा था हक्का बक्का रह गया, उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वाइकर ने भी थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा, थोड़ा कॉशियस हुआ, पर हाथ मिलाया और जवाब दिया, मुझे भी यही उम्मीद है। जैसे ही हाथ छूटा, सिंक्लेयर मुड़ी और पीछे जाकर खुशी में उछलने लगी। OMG, उसने मुझसे हाथ मिलाया। उसके गाल अब लाल टमाटर जैसे लग रहे थे। पिगी ने हाथ मुंह पर रखा, गंभीर स्वर में बोला, एक बात बतानी है तुझे? विकोर ने सिर घुमाया, थोड़ा क्यूरियस हो गया। क्या बात? पिगी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने देखा था सिंक्लेयर खुद वॉलंटियर वर्क असाइन करने वाले से बात कर रही थी। उसने पूछा था कि विकोर कहाँ काम करेगा और फिर उसी जगह अपना नाम लिखवाया था। अब तू ही सोच, इसका मतलब क्या है? विकोर की आंखें एकदम शांत हो गई। वो कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक बात साफ हो गई, जिसे वो किस्मत कह रही थी। वो सब प्लान किया हुआ था। वो तुरंत सतर्क हो गया। उसी पल विकोर ने अपना चेहरा साइडवेज घुमाया। कुछ उसकी नजर में आ गया था। वो जिस हॉल में खड़े थे वहाँ कई मंक्स और नन्स मौजूद थे। एक मंक सीढ़ियों पर चढ़ता नजर आया। विकोर ने ध्यान से देखा, हेडमास्टर यहाँ नहीं था। अब बच्चों को अपने अपने टीचर्स चुनने का समय आ चुका था। छोटे छोटे कदमों से कुछ बच्चे नर्वस तो कुछ एक्साइटेड होकर भागे ट्यूडर और बाकी वॉलंटियर्स की ओर। ट्यूडर ने एक लड़की और एक लड़का दोनों को उठाया। बच्चे उसकी गोद में खिलखिलाने लगे। वो मुस्कुराया, कितने सोशल हैं ये छोटे छोटे लोग। सांचो के पास भी 2 बच्चे आ गए। वो दोनों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर घुमा रहा था। बियांका, जिसकी नेचर थोड़ी टकराव वाली थी, बच्चों को देखकर शांत हो गई। एक ग्रे हेयर्ड बच्चे के सिर पर हाथ फेरती हुई उसने सोचा, कितना
कितना प्यारा है ये। सिंक्लेयर ने भी 2 बच्चों को चुना। वो जमीन पर बैठ गई, एक स्टोरी बुक खोल ली और मुस्कुराते हुए कहानी सुनाने लगी। बच्चों की आंखों में चमक आ गई थी। वहीं दूसरी ओर विकर अपनी पैनी निगाहों से कुछ बच्चों की ओर देखने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। बच्चे उसकी इंटेंस गेज से डर गए। उनकी आंखें भर आईं और बिना सोचे समझे पिगी की ओर भाग गए। पिगी ने एक बच्चे का सिर सहलाया, फिर आंखें बंद करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। विकर जरा मुस्कुरा तो ले भाई। विकर थोड़ी कंफ्यूजन में था। उसका चेहरा सोच में डूब गया। उसे याद आई वो छोटी सी प्यारी पोमेरान जो उसकी हर बात सुनती थी। अब बच्चों से बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसी वक्त एक ब्लॉन्ड लड़की उसके पास से दौड़ती हुई निकली। उसकी मौजूदगी से वाइकोर की नजर उसी पर टिक गई। वो लड़की दरवाजे के पास गई और धीरे से उसे खोल दिया। वाइकोर ने मुड़कर उसे देखा। कुछ समझ नहीं आया। वो लड़की बाहर निकली और एक बड़े से पिलर से टिक गई। धूप की किरणें खंभों के बीच से छनकर उस पर पड़ रही थी। वो बस नीचे जमीन की ओर देखती रही, बिल्कुल चुप। उसकी आंखों में उदासी का समुंदर था, क्योंकि उसे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला था जिसे देखकर उसका दिल कहता, हाँ ये है मेरा टीचर। पिलर के किनारे उदास खड़ी वो लड़की अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी विकोर वहां आ पहुंचा। चुपचाप हाथ सीने पर बांधे और अपनी पीठ पिलर से टिका दी। धीरे से बोला, ज्यादा भीड़ वाली जगहों में रहना मुझे थोड़ा भारी लगता है। उसकी आवाज सुनते ही लड़की जैसे सन्न रह गई। एक पल को तो सांस लेना भी भूल गई थी। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? विकोर अब शांत निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। अगर मैं जरा भी केयरलेस हो जाऊं तो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। फिर हल्के से पूछा, तुम यहाँ क्यों चली आई? लड़की की आंखों में चिंता तैर उठी। वो कुछ सेकंड तक उसे बस देखती रही, फिर अचानक निगाहें फेर ली, चेहरा घुमा लिया, आंखें बंद कर ली। उसने वाइकर से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वाइकर जो अब भी उसी अंदाज में खड़ा था समझ गया उसकी कोशिश नाकाम रही। वो एक पल को रुका, फिर याद आया वो पुराना वक्त जब उसके ट्राइब के एक दोस्त ने उससे कहा था, अगर तुम ऐसे पूछोगे तो बच्चा कभी जवाब नहीं देगा। फिर उसने अपनी उंगली से गाल खींचकर एक मुस्कान बनाई और शांत स्वर में समझाया, मुस्कुरा कर पूछो तब बात बनेगी। लड़की के गले में एक गोल्डन पेंडेंट था जिस पर उसका नाम लिखा था, पैरी। विकोर अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, जमीन पर बैठ गया, हाथ टिकाया और उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की आवाज में पुकारा, पैरी। लड़की ने झट से आंखें खोली, चौंक गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? कुछ सेकंड बीते लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विकोर ने फिर मुस्कुराते हुए थोड़ा हल्का फुल्का अंदाज अपनाया, तुम्हारा नाम पैरी है ना? विकर की मुस्कान, उसका शांत चेहरा और वो धीमा स्वर। पैरी की आंखें आश्चर्य से भर गई। उसे पहली बार लगा शायद इस इंसान पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बिना कुछ कहे वो अचानक मुड़ी और दौड़ गई। विकर वहीं बैठा रह गया, थोड़ा हैरान, थोड़ा उलझा हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ जब मुस्कुराता हूँ? उसी वक्त एक सफेद पोशाक में कोई उसके पास आया, धीमी चाल, नरम मुस्कान। मुझे नहीं लगता वो लड़की इसलिए भागी क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। विकर ने सिर उठाया और देखा सैंटेस डोलोरेस। उसकी आंखों में हल्की मुस्कान थी पर चेहरे पर जेन्युइन क्यूरियोसिटी। मैंने सब देखा, उसने कहा। पता नहीं लोग तुम्हें ग्रोटेस्क क्यों कहते हैं, पर अब मैं जानती हूँ तुम तो बड़े दयालु हो। विकोर अब खड़ा हो गया, चेहरा काम पर थोड़ा गंभीर। प्रेसिडेंट डोलोरेस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? डोलोरेस उसके पास आई, अपने दोनों हाथ पेट पर रखे एकदम सिंसियर लुक में बोली, पैरी का दिल पहले ही टूट चुका है और इसी वजह से उसने खुद को बंद कर लिया है। अब उसकी आवाज भी चली गई है, अफेशिया हो गया उसे। विकोर ने थोड़ा पीछे हटकर पूछा, उसके साथ ऐसा क्या हुआ? डोलोरेस की आंखें झुक गई, चेहरे पर सैडनेस उतर आया। मैं पूरी सच्चाई नहीं जानती, पर वो इसी ऑर्फनेज में पैदा हुई थी। पिछले 13 सालों में कितने ही वॉलंटियर्स आए और फिर चले गए। उनके सामने एक लंबा अंधेरा हॉलवे था। शुरू में सभी बहुत प्यार से आते थे पर फिर अचानक डिसअपीयर हो जाते थे बिजी स्केड्यूल्स की वजह से। पैरी शायद थक चुकी है, हर बार किसी को अपना मानना और फिर अकेले रह जाना। विकोर अब भी पैरी की तरफ देख रहा था, चेहरे पर उदासी और समझ दोनों थे। वो बिल्कुल चुप हो गया। तभी उस अंधेरे हॉलवे में किसी के बूट्स की आवाज गूंजने लगी। विकोर की आंखें चौकन्नी हो गई, एक अजीब सा डर अंदर तक दौड़ गया। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमकने लगी, पर डोलोरेस अब भी शांत थी। सीने पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, पैरी ने तुम्हारी तरफ पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ ठीक रहेगी, तो क्या तुम उसका ख्याल रख सकते हो? विकोर। उसी पल विकोर ने तेजी से हाथ बढ़ाया और डोलोरेस का मुंह ढक दिया। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। डोलोरेस की आंखों में घबराहट थी। ये क्या कर रहा है? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो घबरा गई, सांसें तेज हो गई और फिर हॉलवे से 2 लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। एक आदमी हरे रंग का सूट पहने हुए दूसरे की तरफ देखकर बोला, इतना बिजी हो गया हूँ कि अब तो मिलना भी रेयर हो गया है। लेकिन दूसरा आदमी चुपचाप चलता रहा, आंखें बंद, हाथ पीछे बंधे। वो था डंटालियन, या फिर वो नाम जिससे सब डरते थे, हेडमास्टर क्विल्टी। उसके पीछे एक इंसान खड़ा था, एफिब। अब वो पूरी तरह इंसानी चेहरा अपना चुका था, लेकिन उसकी नजरें अब भी वैसी ही ठंडी और खौफनाक थी। हरे सूट वाला आदमी बात करता गया, उसी वजह से मुझे भी एग्जेम्पशन खरीदनी पड़ी। क्विल्टी ने धीरे से आंखें खोली, उसे देखा और शांत स्वर में पूछा, कितने टाइम के लिए चाहिए? विकोर ने डोलोरेस का मुंह अब भी ढका हुआ था, दूसरे हाथ से उसका हाथ थाम रखा था और खुद को पिलर के पीछे ढकेल लिया। एकदम सांस रोके खड़ा था। एफिबो उनके ठीक सामने से गुजर गया, पर आंखें जैसे सब कुछ देख रही थी। आगे चल रहे दोनों आदमी अब आपस में बातें करने लगे। हरे सूट वाला आदमी बोला, 1 अरब की गोल्ड एग्जेम्पशन चाहिए। क्विल्टी ने धीमे से पूछा, किसे मारा है? उसका जवाब आया, एक बारबेरियन स्लेव भाग गया था, पकड़ने गया था, रास्ते में डिसिप्लिन कर रहा था, मर गया। क्विल्टी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, सिर्फ एक गुलाम को मारने के लिए 1 अरब? आदमी मुस्कुराया, रास्ते में गुस्सा इतना बढ़ गया था कि मैंने पूरे स्लैश एंड बर्न फार्मर्स के विलेज को ही जला डाला। विकोर ने अब सिर थोड़ा मोड़ा, धीरे से डोलोरेस के कान में फुसफुसाया,
प्लीज चुप रहो। डोलोरेस की आंखें अब हैरानी से फटी पड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है? तभी विकोर की नाक में एक अजीब तीखी गंध आई। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया और वो चमकने लगी। ये गंध वो क्विल्टी के शरीर से आ रही थी, ठीक वैसी ही जैसी एलीट कॉर्प्सेस से आती थी। क्विल्टी अब बोला, आधा अरब ठीक है। आदमी ने हाथ आगे बढ़ाया, बाकी आधा भगवान को टिप दे रहा हूँ, जिन्होंने मेरे पाप माफ कर दी। क्विल्टी हंस पड़ा। सैक्रिलेजियस, परफेक्ट। भगवान को ऑफरिंग्स दोगे तो हर गुनाह माफ होने हो जाए। डोलोरेस अब पूरी तरह शॉक थी, उसकी रूह कांप गई। ये सब क्या सुन रही थी वो आदमी हंसने लगा। तुमसे फेथ सीखता रहता हूँ। क्विल्टी ने आंखें बंद रखी और मुस्कुराता रहा, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। डोलोरेस अब कंट्रोल खोने लगी थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी। इसे सबक सिखाना होगा। लेकिन विकोर ने फिर जोर से उसका मुंह ढक लिया। अब नहीं, अगर अभी कोई हरकत की तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। डोलोरेस अब पैरों से हाथ झटकने लगी। उसी वक्त एक धीमी सी आवाज हॉलवे में गूंजी। एफिबो की आंखें पलटी और सीधा उनकी तरफ देखी। उसकी नजरें सीधी विकोर एंड डोलोरेस पर टिक गई। विकोर का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखों में अब खालिस डर था। ये बहुत बुरा हुआ। वो जानता था अगर एफिबो ने उन्हें देख लिया तो अब कोई रास्ता नहीं बचेगा। और डोलोरेस, वो अब पूरी तरह चुप थी। ना उसे एफिबो की पहचान पता थी, ना ये मालूम था कि ये साया मौत से कम नहीं।